अब रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का। सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयराम ठाकुर जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर एक बार फिर से आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और एक शुभकामनाएं आपको भी, पूरे हिंदुस्तान को भी, कि टीकाकरण जो वैक्सीनेशन का ट्रायल था वो पूरे हिंदुस्तान ने पूरा कर लिया है और हम टीकाकरण के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए आपको। जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। किस तरह की तैयारियां हैं? अब 16 तारीख से टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जहां तक हिमाचल प्रदेश की तैयारियों की बात है, हम पूरी तरह से इसके लिए तैयारियां कर चुके हैं। और पिछले कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी था, जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जुड़े थे जी। कुछ चीजों को लेकर के जो और टेक्निकल चीजें थी उसके बारे में प्रेजेंटेशन भी हुई और उसमें डिटेल में हमको जानकारियां उपलब्ध करवाई गई हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत कड़ी मेहनत के बाद हमारे देश के साइंटिस्ट ने इस मुकाम को हासिल कर दिया कि देश के अंदर ही वैक्सीन बना करके तैयार की। और स्वाभाविक रूप से इसके लिए बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है, वहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने उनको प्रेरित किया इस काम के लिए आगे बढ़ करके। और उसमें हम सफलता हासिल करने में जो है हम कामयाब हुए हैं। जहां तक हिमाचल प्रदेश में इसकी तैयारी के बारे में बात है, तो हमने पूरा सारा जो इसके लिए जो एक प्रोटोकॉल बनाया गया है तैयारी की दृष्टि से, उसकी हमने पूरी सारी चीजें तैयार कर ली है। स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसके जो बीच में ड्राई रन करने थे वो भी हमने कर दिए हैं। और इसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में स्टेट लेवल वैक्सीन सेंटर तो हमने शिमला में स्थापित किया और उसके बाद 2 रीजनल, एक धर्मशाला में एक मंडी में हमने शामिल इसके लिए वो खोले हैं। और कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में 386 कोल्ड चेन पॉइंट्स हमारे एस्टेब्लिश किए हमने। और जो फर्स्ट दौर की जो हिमाचल प्रदेश के लिए जो हमको जो डोजेज मिलेगी, उसमें जो जानकारी हमको मिली है 93,000 जो है वो वैक्सीन हमको हिमाचल प्रदेश की डोजेस के रूप में जो मिलेगी, मैं उसका स्वागत करता हूं। और हिमाचल प्रदेश में जो ये वैक्सीन आ रही है, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से जो बनी है वो उपलब्ध हो रही है। जी जी जयराम ठाकुर जी, जब भी इस तरह की कोई प्रक्रिया होती है तो तैयारियों के साथ साथ चुनौतियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। चुनौतियों को किस तरीके से साध रहे हैं आप? स्वाभाविक रूप से पहले तो अपने आप में ही ये बहुत बड़ी एक चुनौती थी जी, क्योंकि ये वैक्सीन तैयार करना अपने आप में चुनौती थी और थोड़े समय में इसको तैयार करके उपलब्ध कराना, सारे टेस्ट की एक प्रोसेस में से पूरा करने के बाद जो है इसको सेफ इसमें जो है वो तरह से जो है उसकी इंश्योर करके लोगों तक इसका उपयोग करने के लिए तैयार करना, ये कठिन काम था स्वाभाविक रूप से। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारे देश के साइंटिस्ट को मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके इस वैक्सीन को बना करके तैयार किया है। और ऐसी स्थिति में जहां हिमाचल प्रदेश में हमने सारे सिस्टम के मुताबिक जो है सारी व्यवस्थाएं हमने तय कर दी है। हमारे हिमाचल प्रदेश में कहीं थोड़े बहुत कठिनाई का दौर, थोड़ा भौगोलिक परिस्थितियां जहां कठिन है, दुर्गम है, जहां बर्फ पड़ी है, उन इलाके के लिए उसके लिए भी हमने प्लान कर लिया। वहां हम वैक्सीन जो है वो हवाई सेवा के माध्यम से, चॉपर के माध्यम से पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे, ताकि जहां जहां भी जो हमारा फर्स्ट फेज का जो है और उसमें जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, पर्टिकुलरली जो हेल्थ केयर सेक्टर में जो काम कर रहे हैं और उसके साथ फ्रंट लाइन वर्कर जो हैं वो काम कर रहे हैं, उन लोगों को पहली प्राथमिकता है ये वैक्सीन देने की। और उस दृष्टि से हम इस वैक्सीन को उन तक पहुंचाने के लिए जो एक व्यवस्था तय की है उसको हम करके आगे बढ़ रहे हैं। जी, जहां तक जानकारी मिली है आपके द्वारा भी और कैबिनेट के द्वारा भी कि पहले दौर में 1,35,000 लोगों को हम वैक्सीन देंगे हिमाचल प्रदेश में। जी, हिमाचल प्रदेश में जो हमारा ये टोटल नंबर जो फर्स्ट फेज का जो हमने प्रोटोकॉल का तय किया है, वो पूरे देश भर में एक तरह की है सिचुएशन। इसमें जो है पर्टिकुलरली जो जिसका मैंने जिक्र किया, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उसके साथ साथ में हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उन लोगों को ये उपलब्ध कराने के लिए लगभग 1,35,000 का नंबर हिमाचल प्रदेश में ये बनता है। उनको हमारी प्राथमिकता है, उनको ये वैक्सीन पहले फेज में हमने उपलब्ध करवानी है। लेकिन फिलहाल जो हमको फर्स्ट
लॉट जो है डोज का जो उपलब्ध हो पा रहा है वो 93,000 का जो हमको हिमाचल प्रदेश के लिए ये लॉट हो रहा है। और उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश में जहां मैंने बताया कि हमारे इसमें 46 साइट्स हैं जो हमारी, जहां पर इस वैक्सीन को हम उपलब्ध करा करके जो है लोगों को लगाएंगे, इन लोगों को लगाएंगे जो हमने पहले फेज के लिए तय किए। जी, तो कुछ आंकड़ा ऐसे कुछ स्पेसिफाई कर पाएंगे जयराम ठाकुर जी कि 93,000 जो लोगों को हम ये आइडेंटिफाई जो कर चुके हैं, वहां कहाँ किन किन प्लेसेस में सबसे ज्यादा लोग हैं जिनको ये टीकाकरण किया जाएगा? स्वाभाविक रूप से ये पूरे प्रदेश भर में है और जी 1,35,000 का जो हमारा जो टारगेट है, ये तो हमारा टोटल जो जिसका मैंने जिक्र किया, जो हमारे इस कोविड प्रोटोकॉल की वैक्सीन के फर्स्ट फेज के इसमें आ रहे हैं, जी लॉट में आ रहे हैं, उनको हम इस तरह से दे रहे हैं। लेकिन डोजेज अभी तो हमको उपलब्ध हुए 93,000 के, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है हमारा दूसरा पोर्शन भी डोजेज का जो है उपलब्ध हो जाएगा, और सप्लाई जैसे आती है फिर हम अगले इसको भी हम शुरू करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा फेज हमारा आएगा, जिसमें 50 इयर्स और कोमॉर्बिडिटीज वाले जो पेशेंट हैं उनको हमारी प्रायोरिटी होगी। ये नंबर हमारे पास बहुत ज्यादा होगा, ये बड़ा नंबर होगा, और उसके लिए हिमाचल प्रदेश में लगभग ये जो 50 साल से ऊपर और उसके बाद उनके साथ में जिनको किसी तरह की बीमारी है उनको लगाने की हमारी जो प्रायोरिटी है, उसको सेकंड फेज में हम करेंगे। जहां तक फर्स्ट फेज में है, फर्स्ट फेज में मुझे लगता है कि कहीं भी किसी तरह से कोई कठिनाई नहीं है, और हमने पूरी तरह से इसकी तैयारी कर दी है। और हमको करनाल से ये मेडिसिन उपलब्ध होनी थी, लेकिन अब जानकारी मिली है कि हो सकता है हमको यहाँ हिमाचल प्रदेश में बाई एयर शिमला में ही उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार विचार कर रही है। और मुझे इस बात को भी बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल स्पष्ट किया कि फर्स्ट फेज का ये लॉट जो है, जो पर्टिकुलरली जो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स को, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको जो दिया जाएगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा जी। ये मुफ्त में ये टीका उनको उपलब्ध कराया जाएगा, ये भी तय हो गया है। तो ये जो 93,000 लोग हैं जिनको फर्स्ट फेज में अभी तक जो पहला लॉट आपको मिल रहा है वैक्सीन का, अब इनके जब ये वैक्सीन इंजेक्ट होगा जयराम ठाकुर जी, उसके बाद इनके हेल्थ में, इनके बॉडी में किसी भी तरीके के कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, उस पर निगरानी रखने के लिए किस तरीके के इंतजाम या उन पर कैसे डिटेक्ट किया जाएगा इन लोगों को? इसके लिए पूरा एक प्रोटोकॉल जो है ड्राई रन के दौरान जो है बनाया गया है। वहां जहां जहां पे हमारे वैक्सीन करने के लिए जो सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर वो सारी चीजें वहां पर प्लान करके रखी गई हैं। पहले आएंगे रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है उनको वहां पर वैक्सीन लगाने के लिए पहले, उससे पहले जो फॉर्मेलिटी जब वो करेंगे, उसके बाद वैक्सीन लगाएंगे, उसके बाद आधा घंटा तक उनको उसी वैक्सीन सेंटर पर जो है उनको रुकने के लिए, वहां पर आराम करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद डॉक्टर उसको एग्जामिन कर लेंगे कि भाई कोई किसी प्रकार का रिएक्शन या किसी प्रकार का साइड इफेक्ट कोई साथ साथ तो नहीं दिखा, जिसके कारण जो है जो जिसको वैक्सीन लगाई गई उसको परेशानी हो। वो सारी चीजें वहां पर कर, उसके बाद ही उनको घर जाने के लिए जो है वो व्यवस्था की जाएगी। ऐसे में इस बात को बड़ा सावधानी से केंद्र सरकार ने किया है, एक एक चीज को लेकर के, क्योंकि इस प्रकार का टीकाकरण ये पहली बार इस स्केल पर, बड़े स्केल पर जो है पूरे भारत में हो रहा है। ऐसी स्थिति में सावधानियों की दृष्टि से जो भी चीजें उसमें तय की हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश में भी उन सारी चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं। जी, प्रदेश में 3 जगह पर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, शिमला, धर्मशाला और मंडी, या इसके अलावा भी और कई सेंटर्स बन रहे हैं जयराम ठाकुर जी? नहीं, अभी तो फिलहाल जो हमने जहां पर ये हमको जो है वैक्सीन आकर के जहां पर हमको रखनी है, उसमें 3 जगह हमने प्रमुख रूप से स्टेट का हमने अरेंजमेंट शिमला किया है, स्टेट लेवल सेंटर जो है, उसके बाद दूसरा मंडी और तीसरा हमारा धर्मशाला जी। और वहां से फिर आगे फर्दर जो है जहां वैक्सीनेशन सेंटर होगा, जहां पर उपलब्ध कराई जाएगी, तो वहां और आगे बढ़ करके फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो मैकेनिज्म तय किया है। उसको पहुंचाने के लिए गाड़ियों में उनको ले जाने की जो व्यवस्था की गई है, गाड़ी हमने पूरा तय कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में एक एक गाड़ी तय है, उस गाड़ी में ड्राइवर कौन है, कौन होगा, कब वो चलेगी और कब वो पहुंचेगी, सारा मॉनिटर करने का मैकेनिज्म उसमें डेवलप किया है। तो उस तरह से कहीं भी कठिनाई नहीं लगती है मुझे हिमाचल प्रदेश में। लेकिन इतना जरूर है कि हिमाचल
अभी इन दिनों में हम देख रहे हैं कि कोविड के दौर से बहुत तेजी से अपने आप भी बाहर निकल रहा है। हमारे पास लगभग 800 के लगभग मामले रह गए हिमाचल प्रदेश में एक्टिव इन दिनों जी में। जी। और बहुत जल्दी मैं उम्मीद करता हूं इस वैक्सीन आने के बाद जो एक दहशत का एक माहौल बना था इस वायरस की वजह से पूरे देश भर में, सभी प्रदेशों में और पूरी दुनिया में, उससे निजात मिलेगी। लोग अब निकलना चाहते हैं, काम पर निकलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और इसलिए लोगों के मन में ये भय समाप्त करना बहुत आवश्यक था। और ऐसी परिस्थिति में वैक्सीन आई है और इसका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जी हाँ, इसकी तारीफ, आपकी तारीफ और प्रदेश की सरकार की तारीफ भी हो रही है पूरे देश में कि किस तरीके से आप लोगों ने अपनी कोशिश के बदौलत कोरोना को उस हद तक फैलने नहीं दिया जैसा कि हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों में देखने को मिला है। इसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं जय ठाकुर जी। लेकिन मैं ये भी जानना चाह रहा था, जैसा आपने जिक्र किया कि 3 जगह सेंटर बनाए जा रहे हैं, यानी कि इन 3 जगह पर वैक्सीन को स्टोरेज एक तरह से होगा और वहां से फिर अलग अलग प्रदेशों में जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा यहां से। जी जी, बिल्कुल उसी तरह से किया जाएगा जो जहां हमने इनको रखने का इंतजाम किया है। 3 जगह जिसका मैंने जिक्र किया, उसके अलावा फिर बाकी जगह भी हमने अरेंजमेंट कर रखे हैं और उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सारी व्यवस्थाएं उसमें तय करके रखी हुई हैं ताकि कहीं भी कठिनाई ना आए। 3 चरणों में पूरी तरीके से ड्राई रन किया गया था जयराम ठाकुर जी। थोड़ा सा मैं ड्राई रन के बारे में चाहूंगा कि आप अपने दर्शक जो हिमाचल के इस वक्त हैं, जो जनता टीवी को इस वक्त देख रहे हैं, उन तक इस ड्राई रन का कुछ जिक्र आप करें कि जब ड्राई रन की बात हुई तब क्या ख्याल था, 3 चरणों में ये ड्राई रन हुआ तब किस तरीके की चुनौतियां आई, किस तरीके से आपने मॉनिटर किया इन तमाम चीजों को। देखिए, इसमें एक तो सबसे पहले तो यही है कि इसमें रजिस्ट्रेशन का एक विषय था। उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो करना लाजमी था। वो रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया हुई। उसके पश्चात फिर उसके बाद जहां से वो कोल्ड चेन से होकर के वो इस सारे प्रोसीजर को जिस सेंटर पर उनको वैक्सीन देनी है वहां तक के उस सारी चीज को भी फॉलो करना, उसको भी प्लान करना। लेकिन ज्यादा ड्राई रन से संबंधित विषय वहां पर थे जहां पर वैक्सीन आपको लगानी है पीएससी लेवल पर, और वहां पर सारी चीजें एक जगह, जहां वहां पर रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन के बाद जो है उसके बाद फिर आगे जाना, उसके बाद प्रॉपर जो है उस वैक्सीन को निकालना, वैक्सीन को लगाने की प्रक्रिया को पूर्ण करना, उसके बाद ड्राई रन में, और उसके बाद फिर पेशेंट को वहां पर स्टेबल होने के लिए अलग व्यवस्था की गई है, वहां पर उसको रखना और रख करके फिर उसके बाद वो उसको कोई किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है इस बात को सुनिश्चित करना, उसके बाद फिर उसको घर जाने के लिए इजाजत। ये सारी चीजों को लेकर के बहुत सारा लंबा जो है प्रोसीजर जो है जिसको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया, स्टेट को दिया गया, समझाया गया, और उस सारी चीजों को बारीकी से टेक्निकल ग्राउंड्स पर एक एक चीज को जो है उसी रूप में उसको फॉलो किया गया है। जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जो जिनको पहले फेज में ये वैक्सीन दी जानी है जयराम ठाकुर जी, उन लोगों का रिएक्शंस अगर आप तक पहुंचा हो तो किस तरीके का रिएक्शन है उनका, क्योंकि वो वही फ्रंटलाइनर हैं उस समय भी, कोरोना से लड़ने के वक्त भी, और वैक्सीन को ट्राई करने में भी सबसे पहला नाम उन्हीं लोगों का है। कुछ रिएक्शन आपको मिले क्या? स्वाभाविक रूप से उन सभी लोगों में उत्साह है। आज से पहले वो अनुभव करते थे कि थोड़ा सा असुरक्षा का एक माहौल होता था। उनको लग रहा है कि इस वैक्सीन के लगने के बाद जो है वो काम और बेहतर ढंग से करने की परिस्थिति में हो पाएंगे, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इसका पड़ेगा बहुत जबरदस्त कि वैक्सीन लगा दी, और वैक्सीन एक बार लगेगी, उसके बाद 28 दिन के बाद दूसरा इसका ट्रायल होगा, दूसरी बार वैक्सीन होगी, और उसके बाद 14 डेज के बाद फिर उस वैक्सीन का इंपैक्ट आएगा, उसका असर आएगा। तो इस बीच में उसको वही सावधानियां जो है बरतनी है जो आज की तारीख में हम कर रहे हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, उन सारी चीजों को उसको करना पड़ेगा। तो फ्रंटलाइन वर्कर जो है उसको अगर काम भी करना है तो उसको काम करते हुए भी वही परहेज, अगर कोविड वार्ड में जाकर के उसको काम करना तो उसमें भी उसको यही परहेज करने पड़ेंगे जो अभी उन्होंने आज की तारीख में वो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद वो तुरंत जो है उसको पीपी किट की जरूरत नहीं रहेगी, मास्क की जरूरत नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। उसको ये करना होगा कि आज वैक्सीन लगी, उसके बाद सेकंड डोज उसको जो है 28 डेज के बाद लगेगी, और उसके बाद
14 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। 42 डेज, 42 दिन का कुल वक्त है, जिसके बाद इस वैक्सीन के माध्यम से फिर वो सुनिश्चित होगा कि अब उनको कोविड-19 का वायरस जो है प्रभावित नहीं करेगा। तो इसलिए वो सारी चीज को लेकर के इस मानसिकता के साथ चल रहा है कि फिलहाल उसको उसी व्यवस्था में रहना है, उसको वैक्सीन लेनी है, लेकिन उसके बाद 42 डेज उसके बावजूद भी उसको 16 तारीख के बाद इंतजार करना है, और उसके बाद वो उस भय से मुक्त होकर के लोगों की सेवा करने के लिए काम कर सकता है। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ ड्राई रन, उसके बाद अब टीकाकरण और उसके साथ साथ अब बर्ड फ्लू। लग रहा है जयराम ठाकुर जी की समस्याएं भी हैं उस हिसाब से बढ़ती चली जा रही हैं, समाधान भी हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अलग अलग चुनौतियां लगातार प्रदेश को परेशान कर रही हैं। हाँ, ये परेशानी जरूर है कि हम बहुत प्रसन्न अनुभव कर रहे थे, खुशी महसूस कर रहे थे कि कोविड का नंबर लगातार हमारा डिक्लाइन हो रहा है, कम होता जा रहा है। ऐसे में बीच में एक और दौर आ गया जिसमें बर्ड फ्लू, जो H5N1 के नाम से वो वायरस जाना जाता है, वो हिमाचल प्रदेश में हमारे कांगड़ा जिले के पौंग डैम में पाया गया, और लगभग 4,500 के लगभग बर्ड उसमें जो है उनकी दुखद मृत्यु हुई है। और हमने उसके सैंपल भेज करके जो रिपोर्ट्स देखी तो उसमें वो पॉजिटिव आए हैं। लेकिन उसके लिए भी हमने अब जो सावधानियां बरतनी थी वो भी कर ली है। उसके बाद उसकी जो तैयारियां उससे बाहर निकलने के लिए जो करनी थी हमने पूर्ण कर ली है, और वहां पर हमने पूरी टीमें भेजी हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की ओर से वो काम वहां पर कर रही हैं, और वहां के लोगों को जागरूक करने की दृष्टि से एक नया प्लान किया है, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर वो वायरस का संक्रमण अगर आ जाता है तो उसमें उनको किस प्रकार से सारी चीजों को वहां पर हैंडल करना है, वो सारी परिस्थिति को सामना उन्हें कैसे करना है, इन सारी चीजों को लेकर के एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है जिसमें हमारे लोग वहां पर काम कर रहे हैं। चूंकि बर्ड फ्लू हिंदुस्तान के लोगों के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए कोई नई चीज नहीं है, इससे पिछले सालों में भी लगातार बर्ड फ्लू जैसी चीज, ये वायरस से हिंदुस्तान के लोग अवगत हैं, तो पैनिक भी थोड़ा सा कम होगा जिस तरीके से कोरोना को लेकर पैनिक था। नहीं, पैनिक का मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हिमाचल प्रदेश में पैनिक वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि हमने इस बात को देखा कि जो पोल्ट्री फार्म्स है हमारे, उसमें पोल्ट्री फार्म में कहीं भी एक भी अभी तक जो है मृत्यु इस प्रकार से इस वायरस के कारण नहीं हुई है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, वो बिल्कुल सेफ है। हालांकि हमने हिमाचल प्रदेश में एक चीज को तय किया कि जो बाहर से पोल्ट्री की जो हमारी जो सप्लाई हो रही है इस वक्त जो है, चाहे वो मटेरियल, चाहे वो अंडे हैं, चाहे वो मुर्गे हैं, तो जो भी है, लेकिन उसको फिलहाल हमने 1 वीक के लिए रोका है, क्योंकि बाहर के प्रदेशों में ये संक्रमण जो है वो ज्यादा देखा गया है। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में उस सप्लाई के माध्यम से ना आए, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए फिलहाल हमने ये कदम उठाया है। अब चलते चलते जनता टीवी के माध्यम से तमाम दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे इस वैक्सीनेशन को लेकर के? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश के सभी साइंटिस्ट को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्हें दिन रात मेहनत करके इस वायरस से बाहर निकालने के लिए, इंसान की जिंदगी को बचाने के लिए जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने इन साइंटिस्ट को आगे बढ़ करके प्रोत्साहित किया कि आप बढ़िए आगे इस काम को करिए, और भारत में ऐसी क्षमता अपने पास उपलब्ध है कि आज भारत की ही बनी हुई लोगों के जीवन बचाने के काम आ रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है। और उसके साथ में मैं ये भी मानता हूं कि जो बातें बताई गई हैं अभी तक, जो वैक्सीन का सारा प्रोसीजर, उसको फॉलो करना सबके लिए बहुत आवश्यक है। हम उसका पालन करें, और स्वाभाविक रूप से पूरे देश के और हिमाचल प्रदेश के भी बहुत सारे लोगों को जिस संक्रमण से निजात मिलेगी, और एक सुखद जीवन और एक जो नॉर्मल लाइफ जो हमारी पिछले लगभग 10-11 महीने से जो है वो बाधित हुई है, प्रभावित हुई है, उसको जीने का फिर से एक अवसर प्राप्त होगा। जी जयराम ठाकुर जी, इस टीकाकरण से इतर, क्योंकि लगातार हमने बात कर ली, पूरे हिमाचल प्रदेश के निवासी, देश के निवासी इस बात को जान चुके हैं कि हिमाचल की तैयारी किस तरीके से, लेकिन एक सवाल इससे हटकर आज मैं सुप्रीम कोर्ट और किसान आंदोलन से एक आखिरी सा सवाल आपसे लेना चाहूंगा सर, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाई, एक समिति के गठन की बात कर दी,
लेकिन किसान अब ये कह रहे हैं, अभी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनकी, कि सुप्रीम कोर्ट की समिति हमें मंजूर नहीं है। जिन लोगों को चयनित किया गया है इस कमेटी में वो सरकार के ही लोग हैं, तो अब किसानों को ये समिति भी नहीं चाहिए, तीनों कृषि कानून भी नहीं चाहिए। किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आंदोलन को? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के आज की जो जजमेंट आई है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में, इसकी पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं इस आंदोलन की, जी, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है। ये आंदोलन कुछ और ही आंदोलन बनता दिख रहा है। एक तो सभी ऐसे राजनीतिक दल जिनको भारतीय जनता पार्टी से परेशानी है, जिनको भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेतृत्व से परेशानी है, नरेंद्र भाई मोदी जी से परेशानी है, वो एकजुट होकर के एक मंच पर इकट्ठा होकर के कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक जमीन जो खो चुके हैं वो, लेकिन उसमें वो सफल नहीं होंगे। और मैं इस बात को लेकर के भी हैरान हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा एक फैसला लेकर के, जो कानून लोकसभा द्वारा पारित, संसद द्वारा पारित है, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि इसको लागू नहीं करने के लिए उन्होंने कहा, रोक लगाने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, जो मेरी जानकारी है अभी तक, क्योंकि मैं सारे दिन आज कार्यक्रम में था, मुझे डिटेल इस बारे में जानकारी नहीं। मुझे इतनी जानकारी मिली कि रोक लगाने की बात आई है इस पर, वो भी उनको अगर स्वीकार नहीं है। किसानों को, जो आंदोलन करने वाले हैं, इनकी मंशा क्या है, इस बात को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। और ऐसे में ये अफरा तफरी और इस तरह का माहौल पैदा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ना सरकार की मानेंगे, ना कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे। ऐसी स्थिति में वो मानेंगे किसकी? वो क्या वो सारी चीजों से ऊपर हो गए क्या? ये मुझे लगता है ये विषय, उनकी भावनाओं का सम्मान केंद्र सरकार ने किया। बार बार उनको बुलाया गया, बात की गई, चर्चा की गई, और उनको कहा कि विवाद का हमेशा समाधान संवाद से ही होता है। उस पर भी माने नहीं, और उसके बाद वो बिल पर जो है वो इंप्लीमेंटेशन के लिए फिलहाल रोक लगाने की बात कहने के बावजूद, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के बावजूद उस पर भी आस्था नहीं, उस पर भी विश्वास नहीं इन लोगों का, तो स्वाभाविक रूप से देश के सामने इन लोगों का चित्रण किसी और तरह से सामने प्रस्तुत हो रहा है, जो चिंता का विषय है। चलिए जयराम ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू। इस टीकाकरण पर तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की हमसे और बताया कि 16 तारीख से जो हिमाचल प्रदेश में टीकाकरण का दौर शुरू हो रहा है कोरोना को लेकर, उसकी तैयारियां किस तरीके से हैं, जो चुनौतियां हैं उनको किस तरीके से हराया जाएगा। पेशकश में बस इतना, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।